गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आज 67वीं बीपीएससी मेंस का जीएस पेपर 2 संपन्न हुआ। जीएस 1 और जीएस 2 एक साथ ही हुआ था आज, और मैं भी इसमें शामिल हुआ था। तो मैं इसमें बताऊंगा आपको कि मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था और क्वेश्चन इस बार कैसा रहा। जहाँ तक क्वेश्चन के लेवल की बात है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन इस बार वैसा ही रहा जैसे पिछले साल था, और इस बार में जो मार्किंग होने वाली है वो पिछले साल की जैसी ही होने वाली है, यानी कि लो स्कोर होने वाला है जीएस पेपर 2। चलिए हम देखते हैं सब। तो सबसे पहले सेक्शन 1 में आते हैं हम लोग। सेक्शन 1 आपको पता है पॉलिटी का सेक्शन होता है। तो इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये अटैम्प्ट किया था। स्किप का ज़्यादा ऑप्शन था नहीं इसमें मेरे पास, और इसमें बस एक ही क्वेश्चन का आप स्किप कर सकते थे क्योंकि 4 में 3 लिखना था। तो मैंने इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन स्किप किया था। एक केंद्र राज्य संबंध में बिहार के विशेष संदर्भ में ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने इसको स्किप किया था। बाकी जो मैंने लिखा था ये पहला क्वेश्चन कि मैं इसको पढ़ के सुना दूंगा और बता दूंगा मैंने क्या लिखा था। भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियाँ विशाल तो है पर असीम नहीं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया हुआ था, लेकिन ये पूरा हूबहू क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ तक आया हुआ है कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियाँ विशाल था पर असीम नहीं। ये क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि इस संदर्भ में भारतीय संसद से ब्रिटिश संसद की तुलना करना है, ये क्वेश्चन ये नया ऐड किया हुआ है। यानी कि इसका 2 पार्ट है। एक जो 19 नंबर का पार्ट है वो पहला पार्ट है, बताना इसमें आपको कि शक्ति है तो कितनी है और इसमें क्या क्या सीमाएँ हैं। और दूसरा जो पार्ट 19 नंबर का है वो है कि ब्रिटेन से इसकी तुलना करनी है कि ब्रिटेन के संसद से भारत के संसद में क्या समानताएँ और क्या समानताएँ हैं। तो इसको सबसे पहले मैंने इसमें बताया था कि भारतीय संसद का आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल 79 में भारतीय संसद की व्यवस्था की गई। 80 में लोकसभा और 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा की बात की गई। ठीक है, तो वहाँ से मैंने शुरुआत किया था। इसके बाद मैंने इसे बताया था कि क्या क्या शक्ति है। तो शक्ति बताना था आपको, कार्यकारी शक्ति क्या है। कोई भी जो सरकार बनती है वो संसद सदस्य द्वारा चुने हुए मेंबर से बनती है, तो अपने आप में से कार्यकारी शक्ति है। विधायी शक्ति यही है कि कोई भी जो विधेयक होता है वो संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बनता है। न्यायिक शक्ति में आप डाल सकते हैं कि न्यायिक शक्ति में राष्ट्रपति पर महाभियोग हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो पावर है वो संसद के पास होती है। इसके अलावा संविधान संशोधन की शक्ति भी संसद में नहीं थे। तो ये इसके पावर को बताना था। फिर आपको बताना था क्या क्या सीमाएँ हैं। तो सीमाएँ में सबसे पहला हो जाएगा आपका न्यायिक समीक्षा। जो सुप्रीम कोर्ट है या न्यायपालिका है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो कोई भी संसद द्वारा पारित एक्ट पर रोक लगा सकती है यदि वो संविधान के सम्मत ना हो तो। या न्यायिक समीक्षा तक तो उसको पावर मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो पावर है, असीम पावर है, इसको रोक लगाती है न्यायपालिका। दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान संशोधन करने की पावर अपने आप में सीमित नहीं है संसद का, क्योंकि कोई भी जो बेसिक स्ट्रक्चर जुड़ा चीज़ है उस पर संशोधन नहीं किया सकता है, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया सकता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाती है। जो तीसरा जो रोक लगाने की जो पावर है, मीडिया ट्रायल है, कहीं ना कहीं जो भी कानून बनाती है संसद, तो कहीं ना कहीं उसको एक तरह से पब्लिक डोमेन में एक दबाव का सामना करना पड़ता है अगर लोक कल्याण के मुद्दे पर ना हो तो ये भी कहीं ना कहीं सीमाएँ हैं उस पर है। ठीक है, इसके अलावा इसमें डालना था कि अल्टीमेटली जो पावर होती है जनता का हाथ में होती है। स्वतंत्र निर्वाचन प्रणाली यहाँ पे है, तो जो अल्टीमेट पावर है संसद सदस्य को हटाने की पावर जो है अल्टीमेट जनता के हाथ में, ये प्रस्तावना लिखा हुआ है हम भारत के लोग। तो बताना था यहाँ पे अल्टीमेट जो पावर है अपने आप में जनता में नहीं थे, न कि संसद में नहीं थे। ठीक है, और एक पॉइंट और था कि संसद जो कुछ भी करती है वो संविधान के अकॉर्डिंग करती है, यानी कि संसद अपने आप में संविधान से बंधा हुआ है, अपने आप में असीम नहीं हो। तो ये सारा आपको पॉइंट डालना था इसकी सीमाएँ पे। फिर बताना था कि ब्रिटेन का संसद और इंडिया का संसद कैसे अलग है। तो इसमें बस वही बात है कि इंडिया में संसदीय सर्वोच्चता नहीं है, इंडिया में संविधान की सर्वोच्चता है, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग संसद काम करती है, जबकि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है। दूसरी बात, यहाँ पर न्यायपालिका जितना स्वतंत्र है ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में अगर कोई कानून बन जाता है पार्लियामेंट के द्वारा वो ऑल इन ऑल होता है, लेकिन इंडिया में न्यायिक समीक्षा उसको रोका जा सकता है। ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर लिखित संविधान को लेकर, इंडिया में लिखित संविधान है, ब्रिटेन में ऐसा कोई इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये आपको दिखाना था अंतर कि ब्रिटेन की संसद में और इंडियन संसद में क्या अंतर है। फिर कंक्लूड करना था कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संसदीय व्यवस्था जरूर अपनाई थी, पर वो ब्रिटेन को फॉलो नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपने एक नए स्वरूप में इसको लागू किया था और संविधान को सर्वोच्च रखा था। तो ये अपने आप में अच्छी बात थी। इसके अलावा ब्रिटेन में एकात्मक सरकार है और भारत में संघीय सरकार की व्यवस्था की गई है, ये भी अपने आप में थोड़ा सा अलग उससे है।
तो ये सारा पॉइंट आपको मेंशन करना था इसमें। इसके बाद मैंने दूसरा लिखा नहीं था। तीसरा जो था इसमें, ये जो था क्वेश्चन कि क्षेत्रीय दलों को लेकर था कि भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने अपने उत्तर के समर्थन में तर्क पेश कीजिए। तो भूमिका में मैंने इस पर लिखा था कि प्रारंभ आज़ादी के बाद से ही भारत में एक दल की प्रधानता थी, जनरली कांग्रेस पार्टी की प्रधानता थी। इसके बाद धीरे धीरे क्षेत्रीय दल का उदय हुआ। सबसे पहले केरल में 67 में बना था, गैर कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी वहाँ पे। इस तरह से आपको ये बताना था कि क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ है वो किस कारण से हुआ है। तो इसमें कारण बताना था। तो कारण आपको 2-3 पॉइंट बताना है। पहला पॉइंट बताना है कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जन आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती है। दूसरी बात, भारत एक विविधता वाला देश है, ऐसे में कोई एक दल सभी की आकांक्षाओं को पूर्ति नहीं कर सकता है, तो क्षेत्रीय दल का होना लाजमी है। तीसरा पॉइंट है कि भारत का जो आर्टिकल है 19 का 3, उसमें किसी पार्टी को दल बनाने का अधिकार है, उसमें राजनीतिक दल भी शामिल है। और चौथा पॉइंट है कि भारत में ऑटोमेटिक जो यहाँ की राजनीतिक प्रणाली है वो बहुदलीय प्रणाली है, यानी कोई भी यहाँ पर दल बना सकता है। तो ये डालना था उदय कारण में, ठीक है। अब बताना था कि इसमें कि क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय एकता संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अब डालना था, देखिए अच्छा है तो यहाँ सीधे एक पक्ष नहीं लिखना है कि अच्छा है या बुरा है, कुछ नहीं, आपको दोनों पक्ष लिखना पड़ेगा कि अच्छा है तो कैसे है, बुरा है तो कैसे है। इस तरह क्वेश्चन में दोनों पक्ष लिखना जरूरी होता है। इसके बाद स्लाइटली आप झुकाव कर दीजिए किसी एक पक्ष की, अलग बात है, कंक्लूड कर दीजिए, लेकिन दोनों पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा तर्क में क्षेत्रीय दल जो है कैसे क्षेत्रीय आकांक्षा और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हैं। तो इसमें डालना था आपको कि क्षेत्रीय जो दल होते हैं वो अपने किसी खास समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी मांगों को लोकसभा या विधानसभा में उठाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट डालना था आपको कि क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं सत्ता में भागीदारी करके अपने जन समूह के प्रतिनिधित्व, उनके जो प्रतिनिधित्व है उसको विधानमंडल में या सरकार में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाते हैं, ये पॉइंट डालना था आपको। तीसरा पॉइंट डालना था यहाँ पे कि जो भी क्षेत्रीय दल है, हमारा जो इतना बड़ी विविधता वाला देश है, इसमें एक पार्टी अपने आप में संपूर्ण देश का नेतृत्व कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है। ऐसे में जो छोटे छोटे दल हैं वो किसी खास जो राजनीतिक विविधता है उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं। सारे पॉइंट आपको डालने थे कि कैसे ये राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करती है। फिर डालना था कि कैसे नहीं करती है। तो नहीं डालना था कि जो क्षेत्रीय दल है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता को उत्पन्न करते हैं। जब बहुत सारे दल इकट्ठा आते हैं तो जब सत्तारूढ़ दल में शामिल होते हैं तो एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी रहती है। दूसरा डालना था आपको कि लोगों में एक भ्रम की स्थिति रहती है किसको वोट करें किसको वोट ना करें, ठीक है। तीसरा डालना था कि कभी कभी अपने निजी स्वार्थ के लिए जातिवाद या अन्य जो अपने समूह के लोगों को तुष्ट करने की नीति अपनाते हैं। तीसरा डालना था कि राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा कहीं ना कहीं एक तरह से ही है। इसके बाद डालना था आपको कि कई ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो क्षेत्रवाद का सहारा लेते हैं अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में डालता कि महाराष्ट्र जो मनसे है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वो कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय को लेकर राजनीति करती थी। तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा ही अपने आप में। तो दोनों पक्ष लेना था। फिर आपको बताना था लास्ट में कि आगे क्या करना चाहिए। वे फॉरवर्ड दे देना, आपको यहाँ बता देना है कि कोई भी राजनीतिक दल हो वो राष्ट्रीय हित को ध्यान रखते हुए अपने काम को पूरा करे, एक न्यूनतम साझा समीकरण के साथ कोई भी पार्टी काम करे। इसके अलावा जो मतदाता है वो भी विकास के मुद्दे पर वोट करे, ना कि अपने किसी खास समूह के नाम पर वोट करे। तो ये अपने आप में आपको डालना था सोल्यूशन। फिर लास्ट में कंक्लूड करना था कि भारत जैसे विविधता वाले देश में क्षेत्रीय दल का होना लाजमी है और कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र निर्वाचन प्रणाली को दर्शाता है और ये राजनीतिक लोकतांत्रिकरण का भी एग्जाम्पल है। बस आवश्यकता इस बात की है कि जो भी क्षेत्रीय दल है वो जो अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय के ध्यान रखते हुए काम करें। तो ये इसको पूरा इस तरह से आपको आंसर लिखना था यहाँ पे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। ये था कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पर बढ़ा दिया है? उदाहरण से बताइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ा दिया है, यानी आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर केवल एक पक्ष नहीं देना है, दोनों पक्ष लेना है कि हाँ बढ़ाया तो कैसे बढ़ाया और नहीं बढ़ाया तो कैसे नहीं बढ़ाया, मतलब अच्छा है तो कैसे, बुरा है तो कैसे, दोनों पक्ष लेना था। तो सबसे पहले आपको न्यायिक समीक्षा को डिफाइन करना था। इसको मैंने डिफाइन किया था इसमें। इसके बाद मैंने बताया था कि न्यायिक समीक्षा की पावर कहाँ से मिलती है न्यायालय को। तो आपको बताना, मैंने आर्टिकल 13 बताना है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, इसके अलावा आर्टिकल 36 भी इसमें शामिल है। तीन सारे आर्टिकल से पावर मिलती है न्यायिक समीक्षा की। फिर जनहित याचिका के द्वारा भी इसको पावर मिलती है। तीसरा पॉइंट डाला था आपको न्यायिक समीक्षा का। फिर डाला था कि न्यायिक समीक्षा की अवधारणा आई कहाँ से, तो एक न्यायिक नवाचार अपने आप में आई, ठीक है। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा में आपको डालना था कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बाद जरूर लेना था आपको। तो बेसिक स्ट्रक्चर का आपको यहाँ पर डालना था कि मिनर्वा मिल्स में इसको अनिवार्य कर दिया कि न्यायिक समीक्षा अपने आप में, सॉरी बेसिक स्ट्रक्चर अपने आप में
सॉरी न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति जो न्यायपालिका की है वो अपने आप बेसिक नेचर का पार्ट है, यह आपको बताना था वहाँ पे। इसका बताना था कि न्यायिक सहकारिता कैसे शक्तियों को बढ़ा तो किस तरह से खतरा है ये बताना था आपको। तो ये यहाँ पे दिखाना था कि कहीं नेगेटिव पक्ष बताना था आपको यहाँ पे कि जो न्यायिक सहकारिता है वो कहीं ना कहीं जो संसद की जो पावर है विधायी पावर उसको सीमित करती है। दूसरा पॉइंट डालना था यहाँ पे कि न्यायपालिका का काम न्याय देना है, न कि कानून निर्माण करना है। तो कहीं ना कहीं शक्ति संतुलन सिद्धांत को ये विघटित करता है। दूसरा डालना था कि डीपीएससी में ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है आर्टिकल 50 में कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण की बात की गई वहाँ पे, लेकिन ये जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है ये कहीं ना कहीं अपने आप में उसको वायलेशन करती है। फिर आपको डालना था नेक्स्ट पॉइंट कि जो संसद होती है उसके जो मेंबर होते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो अगर कोई संसद द्वारा पारित कोई एक्ट को अगर निरस्त करती है बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे न्यायपालिका, तो कहीं ना कहीं जनमत का एक तरह से अपमान होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देता है एनजेएसी का एग्जाम्पल देना था आपको, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में ऐसा किया गया था, जबकि उसको संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य के अधिक राज्यों से पारित किया गया था, जिसके बाद उसको निरस्त किया गया था। तो वहाँ पर एग्जाम्पल डालना पड़ेगा आपको। फिर आपको डालना है नेक्स्ट में कि पक्ष में डालना है कि न्यायिक सहकारिता जरूरी क्यों है। तो पहली बात यहाँ डालना है कि कहीं ना कहीं सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति पर रोक लगाती है। दूसरा डालना था कि वर्तमान में जिस तरह से क्रोनिक कैपिटलिज्म बढ़ रहा है तो जो लोकहित के मुद्दे हैं वो गौण होते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो न्यायपालिका है वो सरकार को याद दिलाती है कि आपको किन मुद्दों पर ज़्यादा वर्क करना है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट डालना था यहाँ पे आपको कि कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार बहुत सारे ऐसे मुद्दे होती है चाहे विधायिका जो छोड़ देती है, चाहे वहाँ ध्यान जाता नहीं है, उसको याद दिलाना भी कहीं ना कहीं न्यायपालिका का काम है। फिर आपको डालना है यहाँ पे कि न्यायपालिका अपने आप में संविधान का संरक्षक है। ऐसे में जरूरी है कि कोई कानून संविधान के सम्मत है या नहीं है इसकी जांच करे, ये सब कर्तव्य भी अपने आप में है। तो इस तरह से आप डालना है कि ये न्यायिक समीक्षा अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो तानाशाही प्रवृत्ति पर रोक लगाती है। फिर आपको एक वे फॉर्म बता देना है कि कुछ कुछ पॉइंट को अगर ऐड कर देना यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिससे कि न्यायिक सहकारिता अपने आप में बहुत अच्छा हो जाएगा और सहयोगात्मक रूप से काम करेगा ये। उससे बताना आपको है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो बात है उसको कहीं कि डिफाइन कर देना चाहिए न्यायपालिका को, कहाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है, उसको अपने पाले में नहीं रखना चाहिए। नहीं तो कोई भी कानून बनाने से पहले सरकार या कोई भी डरी रहेगी कि कहीं इसको बेसिक स्ट्रक्चर का हवाला देकर निरस्त कर दिया जाए। तो वो आपको पॉइंट डालना था। दूसरा डालना था कि अति न्यायिक सहकारिता बात कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाती है। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट डालना था कि सरकार भी जब कोई कानून बनाए तो उसको एक विधिवेत्ता द्वारा इस चीज़ की जांच कर ले कि कानून किसी एंगल से कोई सुधार को उल्लंघन तो नहीं कर रही है, ताकि न्यायपालिका को जरूरत ही ना पड़े इसको निरस्त करने की। तो सारा पॉइंट आप डालना था यहाँ पे। फिर कंक्लूड करना था कि निश्चित रूप से बेसिक स्ट्रक्चर हमारे लोकतंत्र के लिए एक कहीं ना कहीं बेहतर उपकरण है और यह सरकार को बार बार याद दिलाती है कि हमें लोकहित के मुद्दे पर काम करना है। ठीक है। तो इस तरह से पॉजिटिव देना, नेगेटिव दे बिल्कुल नहीं देना। नेगेटिव पॉजिटिव ही चीज़ है, अपना अपना सोचा बहुत अच्छी बात है। बस थोड़ा बहुत उसका मिसयूज होता है, उसमें आपको वहाँ पर आपको सुझाव देना है बस। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट लिखना है। ठीक है। तो तीनों पॉइंट मैंने क्वेश्चन बता दिया यहाँ पे क्या लिखना है। इसके बाद सेक्शन 2 में आ जाइए। सेक्शन 2 में इस बार थोड़ा बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने इसमें लिखा था ये पहला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन मैंने लिखा था यहाँ पे। मैं इस पर सुना दे रहा हूँ आपको। मैं लिखा था कि बिहार में औद्योगिक विकास के चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए। इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को इंगित कीजिए तथा स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों का वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है कि बिहार में उद्योग की स्थिति क्या है, भारत में क्या है। तो पहले जीडीपी को अलग कैटेगराइज कर लेना है। आपको बताना है कि बिहार के जीडीपी में 19% सेकेंडरी सेक्टर कहाँ थे, यानी उद्योग कहाँ थे 19%। इसके अलावा बताना है कि लगभग 60% से ऊपर सर्विस सेक्टर कहाँ थे। और इसके बाद आपको एग्रीकल्चर का भी लगभग 18 या 19% का अराउंड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं देखते हैं कि वहाँ पर सर्विस सेक्टर 54% है, एग्रीकल्चर 14 या 15% है और सेकेंडरी सेक्टर 27% है। तो सोचिए कि इंडिया लेवल पे 27% है उद्योग और बिहार के लेवल पर 19% है। और सबसे अधिक रोजगार समाना किस में है, इसी क्षेत्र में। तो बिहार अपना बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ये बताना आपको है। फिर बताना आपको कि बिहार पिछड़ा हुआ क्यों इसमें है। तो सबसे पहला कारण बताना कि 2000 में जब झारखंड अलग हुआ था तो सारे खनिज संपदा चले गए थे झारखंड में। अब बिना खनिज संपदा को उद्योग धंधे लगाना अपना मुश्किल काम होती है, वो डालना है। फिर डालना है भूमि सुधार, कि भूमि सुधार तो लागू किया गया, कानून तो बना दिया गया, पर ग्राउंड लेवल पर उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और उद्योग के लिए भूमि का प्रबंधन बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये दूसरा पॉइंट डालना आपको। तीसरा डालना है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कभी भी कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ी बाधा रही है। चौथा डालना आपको कि भौगोलिक स्थिति, बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है तटीय राज्य नहीं है, और आपको पता है कि अधिकांशतः जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो तटीय राज्य से होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरह से डिसएडवांटेज है अपने आप में बिहार का भौगोलिक स्थिति। चौथा पॉइंट डालना अपने आप में आपको यहाँ पे कि बिहार में जो आपदा जो होती है हर साल बाढ़ सूखा का, ये भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाती है।
तो इस तरह से 4-5 पॉइंट डालना था क्यों पिछड़ा हुआ है। फिर बताना है कि इसके सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए। तो कदम डालना है कि अब हाँ, फिर आपको ये भी डालना है कि पूंजी का अभाव बिहार में। पूंजी, क्योंकि बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो 1/3 है इंडिया की तुलना में। लोगों के पास पूंजी नहीं हो तो उद्यमशीलता यहाँ पर है भी नहीं और पूंजी भी नहीं है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर उद्योग धंधों का कल्चर है ही नहीं बिहार में, ये डालना था आपको। फिर बताना था कि बिहार सरकार क्या प्रयास करे। तो सबसे पहले उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्टार्टअप नीति या मुख्यमंत्री स्टार्टअप नीति 17 में लाया गया था और 500 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनाया गया उसमें, ठीक है। इसके अलावा 7 निश्चय योजना के तहत युवा और महिलाओं पर स्पेशली ध्यान दिया गया। आजीविका मिशन तहत ग्रामीण रोजगार पर ध्यान दिया जा रहा है, कुटीर उद्योग पर ध्यान दिया जा रहा है इसके तहत। इसका बताना है कि मानव विकास पर बिहार सरकार अधिक खर्च कर रही है। आपको पता होगा शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगभग 15 से 20% और बजट खर्च होता है। अकेले मतलब शिक्षा पर खर्च होता है 15%, अगर सामाजिक विकास जोड़ दिया जाए तो लगभग 40% खर्च होता है। तो सारा बताना था बिहार इसके लिए ये प्रयास कर रही है, ठीक है। इसके अलावा बिहार पर्यटन क्षेत्र को, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना का विकास करे, जैसे आप देख लीजिए राजगीर में, गया में। तो इस टाइप से आपको सारा पॉइंट आना था बिहार सरकार ये प्रयास कर रही है। फिर अपने तरफ से कुछ उपाय बता देना था। उपाय बताना था कि यहाँ पर सबसे अधिक संभावना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की संभावना है, उसको प्रमोट करना चाहिए। जीआई टैग जिस तरह से मिल रहा है उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके अलावा एजुकेशन हब यहाँ बन सकता है बिहार। तो इस तरह से आपको कुछ सुझाव दे देने थे। अब फाइनली कंक्लूड करना था कि निश्चित रूप से एक चुनौती जरूर है, औद्योगिक समस्या है बिहार में, लेकिन जो सरकार जो प्रयास कर रही है उसके सकारात्मक परिणाम आने वाले वर्षों में दिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिखना था इसको मैंने लिखा नहीं था जीविका को, तो मैं इसकी चर्चा नहीं करूँगा। इसके बाद मैंने लिखा था नीति आयोग वाला क्वेश्चन नंबर 7। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के 19 बड़े राज्यों में से बिहार का स्थान 18वां है। इस राज्य में इस दयनीय स्थिति के उत्तरदायी कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। बिहार में स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्या वे पर्याप्त हैं? अपने उत्तर को तथ्यों एवं आंकड़ों से पुष्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसी को उतार देना था भूमिका में कि ये नीति आयोग जारी किया गया, 18वां स्थान हम लोग का है, तो कहीं ना कहीं अपना बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। फिर आपको कहना कि एनएसएसओ का भी आपको रिपोर्ट डाल देना था कि बिहार में अभी एनीमिया से स्टंटिंग और वेस्टिंग का जो औसत है वो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। फिर यहाँ पे लगभग 40% से ऊपर जो ऐसी महिला हैं जो एनीमिया से ग्रसित है। तो सारे पॉइंट डालते हैं कि स्वास्थ्य स्थिति को दिखाता है कितना खराब स्वास्थ्य स्थिति यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पूछा कारण क्या क्या है। तो कारण में आपको सबसे अलग अलग कैटेगराइज करना है। सबसे पहले आर्थिक कारण डालना आपको है कि बिहार ऑलरेडी गरीब स्टेट है। आपको बताना है यहाँ पे कि जो पर कैपिटा इनकम बिहार की है वो 1/3 है इंडिया की। तो ऐसे में उतना लोगों के पास उतना पूंजी नहीं है कि वो स्वास्थ्य सेवा पर अधिक खर्च कर पाए, ठीक है। पोषण सेकेंडरी चीज़ हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको डालना है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट डालना है यहाँ पे कि जो बहुआयामी सूचकांक है उसमें लगभग 52% लोग गरीबी रेखा से नीचे यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट डालना आपको है। दूसरा डालना है राजनीतिक कारण में करप्शन डाल देना आपको कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उसका लाभ आम आदमी तक बहुत कम पहुँच पा रहा है। इस कारण से भी उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये भी कारण है स्वास्थ्य के पीछे। चौथा डालना है कि सामाजिक का डालना आपका है कि कहीं ना कहीं प्रतिशतात्मक सोच इस मामले में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसमें आपको एग्जाम्पल दे देना है कि अभी भी ऐसी परंपरा है घर में सबसे अधिक लास्ट में घर की महिला खाना खाएगी, तो कहने को उनका स्वास्थ्य बहुत बुरा असर डालता है वो। और अब मैंने एग्जाम्पल दिया है कि एनीमिया से ग्रसित है इतनी % महिला एग्जाम पर आपको पुश कर देना है डाल के उसको। तो इस तरह सारा कारण बताना आपको। कारण बताने के बाद आपको बताना है यहाँ पे कि सरकार क्या क्या उपाय कर रही है। तो आपको जितने भी केंद्र सरकार की योजना है जैसे कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जन आरोग्य योजना, सबका बिहार सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। इसके अलावा बिहार सरकार अपना सारे प्रयास कर रही है, जैसे कि मुख्यमंत्री आजीविका मिशन हो गया। इसके बाद आपका 7 निश्चय कार्यक्रम में युवा और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बिहार सरकार का जो प्रयास किया जा रहा है, स्पेशली आपको बाल बजट का ही प्रदान किया गया है। इसके अलावा बिहार सरकार अपने बजट में लगभग 40% से ज़्यादा हिस्सा सामाजिक व्यय में खर्च करती है। तो ये सारे पॉइंट आपको डालने हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है। अब डालना है सुधार क्या किया जाए। सुधार में आपको बताना है कि कहीं ना कहीं खाद्य प्रणाली को लेकर जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सस्ते दाम में भी अच्छा खाना खा सकते हैं। जैसे कि मोटा अनाज हो गया, आपका मिलेट वगैरह हो गया, ये बताना आपको है। अंडा वगैरह हो गया, तो ये सब बताना आपको यहाँ उदाहरण देना है। योगा वगैरह हो गया। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल देना आपको यहाँ पे कि कहीं ना कहीं आपको कि करप्शन को रोकने के लिए सोशल ऑडिट की आवश्यकता है। एग्जाम्पल मिजोरम आपको दे देना है, मिजोरम में सोशल ऑडिट की गई है। इससे क्या होगा कि सरकारी योजना का लाभ अच्छे तक पहुँच पाएगा आम लोगों तक, ठीक है। फिर आपको बताना है कि स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए पंचायत स्तर पर महिला बजट बनाने की आवश्यकता है, ताकि महिला और बाल बजट बनाने की आवश्यकता है, ताकि स्पेशली समस्या महिलाओं और बच्चों में है। तो ये आपको डालना है। तो कुछ नवाचार उपाय बता देना है, आपको कर देना है, ये आपका आंसर बेहतर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये था जो मैंने अटेम्प्ट किया था। बिहार राज्य में, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, ठीक है, अपने आप में। बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए, इनमें से किन्हीं दो को चुनिए तथा उन क्षेत्रों को बताइए जहाँ ये पाए जाते हैं, और बिहार के आर्थिक विकास में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। तो भूमिका में लिखना था कि मेनली जब बिहार झारखंड से अलग हुआ तो मैक्सिमम जो संसाधन है वो झारखंड में चला गया, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बिहार में संसाधन ऐसे हैं प्राकृतिक संसाधन जिसके बल पर बिहार चाहेगा तो आर्थिक विकास कर सकता है। अब एग्जाम्पल देना है, दो ही पूछा है तो दो में पहला डाल दीजिए, आप चुनाव पत्र डाल दीजिए, जो कि बिहार के दक्षिण पश्चिम वाले एरिया में जहाँ विंध्याचल क्रम की चट्टान है वहाँ मिलता है वो, स्पेशली आपका रोहतास और भभुआ वाला क्षेत्र मिलता है, उसको आप मैप से दिखा दीजिए, ठीक है। दूसरा जो है भंडार, अभी हाल ही में एक सर्वे किया गया है जिसे पाया गया कि जमुई में वृहद स्तर पर स्वर्ण भंडार पाए गए हैं, उसका निष्कर्षण करना है, थोड़ा महंगा पड़ेगा वो, लेकिन अपने आप में भंडार है वो, तो दोनों डाल दीजिए। जमुई को दिखा दीजिए, जमुई कहाँ है आपका, जमुई आपका बिहार के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। तो एग्जाम्पल थोड़ा बता दीजिए वहाँ पे जहाँ पे धारवाड़ क्रम चट्टान है, ठीक है, बता दीजिए वहाँ पे उसको। अब बताइए कैसे आर्थिक विकास में सहायता करेगा, बता दीजिए कि सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का यूज है, जिप्सम यूज है, जिप्सम एग्रीकल्चर में यूज होता है। इसके बाद बता दीजिए रियल एस्टेट में सीमेंट का बहुत अधिक यूज है, वहाँ से बिहार चाहेगा तो आर्थिक तरक्की कर सकता है। इसके अलावा स्वर्ण भंडार डाल दीजिए कि अगर उसका निष्कर्षण कर लिया जाए स्वर्ण भंडार का, तो कहने कि बिहार अपने घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इसके बाद आपका ज्वेलरी इंडस्ट्री में बिहार बेहतर कर सकता है। तो इस तरह का आप कुछ कुछ पॉइंट डालिए, क्योंकि हालांकि इसमें लिमिटेड है, लेकिन इस तरह से आपको अपने से बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा बता दीजिए कि इस सब के अलावा हमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसके अलावा मत्स्यन, एग्रीकल्चर के जो सहायक इंडस्ट्री सब उसमें ध्यान देना होगा, और सबको कंबाइंड रूप से हम लोग चाहेंगे, तब जाकर बिहार का आर्थिक विकास सुनिश्चित हो पाएगा। तो इस तरह से इसको कंक्लूड करना आपको। तो ये आपका सेक्शन 2 हो गया। अब आते हैं सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में। ये सेक्शन टेक वाला सेक्शन है। तो ये क्वेश्चन मैंने होता है कि एग्रीकल्चर में साइंस टेक की क्या भूमिका होगी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसको मैंने छोड़ दिया था, स्पेशली बिहार को पूछा हुआ था। मैंने यहाँ पर ये लिखा था कि प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसमें आपको बताना था कि प्रौद्योगिकी अपने आप में वरदान है तो कैसे, और अभिशाप है तो कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मेनली फोकस किया है कि अभिशाप है, लिखा ही हुआ है प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है, तो आपको ज़्यादा पक्ष लेना है, अभिशाप क्यों लेना है, फिर बताना है कि हम लोग क्या ऐसा करें जिससे कि अभिशाप वरदान बन जाए। तो मैंने इसको पुश किया था, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल द्वारा ही डाला था, एक रिपोर्ट द्वारा ही मैंने शुरुआत किया था कि अभी हाल ही में वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी हुआ है, जिसमें बिहार के दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के 15 प्रदूषित शहरों में भारत के 11 शहर शामिल है। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम पर्यावरण प्रदूषण का स्तर हमारे मतलब इंडिया में क्या है। इसके बाद मैंने बताया था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको सारा डायमेंशन कवर करना है इसमें। सबसे पहला जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट का है। न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने आप में टेक्नोलॉजी तो था उस ज़माने में, लेकिन देखिए चेन्नई का जो घटना हुआ वो किस तरह से एक बहुत ही ख़राब मिसाल पेश किया, पूरा शहर वीरान हो गया। इंडिया में एग्जाम्पल दे दीजिए आप भोपाल की त्रासदी का। इसके अलावा जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो परमाणु का यूज़ किया गया था, दशकों तक लोग उसको झेलते रहे। तो ये आपको देना एग्जाम्पल। तो फिर बताना है कि वर्तमान में कौन कौन से नए प्रौद्योगिकी है जो प्रदूषण को पैदा कर रही है। तो सबसे पहला आपको एग्जाम्पल यहाँ देना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक देना आपको है। जिस तरह सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करें वो कहीं ना कहीं लाखों मिलियन टन कचरा उत्पादन कर रही है और उसका रिसाइकिल भी नहीं हो पा रहा है। दूसरा देना आपको इलेक्ट्रॉनिक कचरा देना है कि जिस तरह से हम लोग मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरा अपना में बहुत ज़्यादा जमा हो रहा है। ये भी कहीं ना कहीं मिट्टी प्रदूषण को या वायु प्रदूषण को नुकसान पहुँचा रहा है। इसके अलावा एक नया एंगल लेना है, स्पेस कचरा का नया एंगल लेना आपको है। जिस तरह से हम लोग स्पेस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पेस में भी अब धीरे धीरे मलबा इकट्ठा हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल मैंने इस पर दिया था, एलन मस्क जो स्टारलिंक प्रोग्राम चला रहे हैं, हज़ारों सैटेलाइट को वहाँ पर वो लॉन्च किए हुए हैं। और इस तरह से चाइना और इंडिया की योजना फ्यूचर में होने वाली है, और यूएसए का तो खैर है ही वो। तो ये कहीं ना कहीं कचरा मलबा पैदा करने वाला है। पर्यावरण का एक नया एंगल वहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे एंगल लेने हैं, जैसे कि उर्वरक का भी यूज़ करते हैं। यूरोप का अपना नई टेक्नोलॉजी थी उस जाने हरित क्रांति के समय, लेकिन किस तरह से मिट्टी को प्रदूषित कर रही है ये। तो ये सारा आपको एंगल, हाँ मेडिकल कचरा का भी लेना है एग्जाम्पल आपको, कि मेडिकल में नए इन्वेशन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कचरा ही बढ़ रहा है। फिर बायो वेस्ट डालना आपको यहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट बढ़ाने यहाँ पे कि किस तरह से प्रदूषण बढ़ावा दे रहा है। फिर आपको बताना है क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो उपाय में सबसे पहला उपाय ये है कि हम लोग हरित ऊर्जा को अधिक से प्रमोट करें। तो इसके लिए भारत सरकार का बेहतर प्रयास है। 2G इथेनॉल में 2G इथेनॉल में पेट्रोल में 20% टारगेट रखा है 25 तक। इसके अलावा फेम इंडिया भारत चला रहा है। इसके अलावा 2030 तक 5 गीगावाट लक्ष्य रखा गया है हरित ऊर्जा का। इसके अलावा भारत 2070 तक जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा है। तो ये पॉइंट डालना है। फिर दूसरा डालना है कि हम लोग
जैविक कृषि को प्रमोट करें। जैविक कृषि में क्या होता है कि हम लोग को उसमें उर्वरक का यूज नहीं करना होता है, रासायनिक उर्वरक का यूज। तो ये क्या होगा कि कहीं ना कहीं कचरा को एक तरह से अवशोषित करने जैसा हो गया, ठीक है। आपको फिर डाला यहाँ पे कि हम लोग जो सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करते हैं उसकी जगह पर हम लोग ये काम कर सकते हैं कि थैला का यूज करें या ऐसे तत्वों से बना प्लास्टिक यूज करें जो कि बायोडिग्रेडेबल हो। तो इस तरह से आपको सारा पॉइंट डालना था, सोल्यूशन बताना था आपको, और सरकार के प्राइस बताना थे। और फिर बताना था कि जो अंतरिक्ष कचरा है उसके लिए कुछ अलग करने कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कर सकता है, एक ऐसी संधि बनाया जाए जो अंतरिक्ष कचरा को नियंत्रित कर सके। कम से कम वैसे देश जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं वही उसको कंट्रोल करें। इलेक्ट्रॉनिक कचरा बताना था आपको कि जो देश जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रोड्यूस कर रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो उसको वही उसको अवशोषित करे। जैसे कि भारत सरकार ने प्रयास किया है 16 के एक्ट में, ई वेस्ट कचरा मैनेजमेंट एक्ट में बोला गया है कि जो कंपनी प्लास्टिक का निर्माण कर रही है या जिस पैकेज में वो दे रही है उससे का निपटान वो खुद स्वयं करेगी वो। तो भारत सरकार का अच्छा प्रयास है। तो इस तरह से बता रहा था आपको कि अभिशाप है, पर अगर हम लोग बेहतर तरीके से काम करेंगे तो निश्चित रूप से इसको हम लोग वरदान में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये लास्ट क्वेश्चन, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है बिहार का, ठीक है। बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है, आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है, उपयुक्त उदाहरण से स्पष्टीकरण दे। तो इससे मैंने सबसे पहले बताया था कि बिहार में 11 ऐसे ज़िले हैं जो बाढ़ प्रभावित है, उत्तरी बिहार के, और दक्षिण बिहार के लगभग 8 से 10 जिले से हैं जो सूखा प्रभावित है। तो ये आपदा बिहार की एक एवरग्रीन समस्या है, ठीक है। ये यहाँ से मैंने शुरुआत किया था इसको। इसका मैंने बताया था कि किस तरह से टेक्नोलॉजी इसको संतुलित कर सकती है। तो इसको मैंने बाढ़ में अलग कर दिया था और सूखा में अलग कर दिया था। बाढ़ के लिए मैंने बताया था कि जो हम लोग गाद की समस्या का निपटान कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा IMD के द्वारा मौसम पूर्वानुमान लगाकर पहले ये लोगों को साबित कर सकते हैं। इसके अलावा जब कहीं बाढ़ आती है तो राहत सामग्री पहुँचाने में ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम लोग चाहेंगे तो वहाँ लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा वाटर मैपिंग का यूज करके हम लोग नदियों का जो मार्ग है उसको पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा बिग डेटा का यूज करके हम लोग चाहेंगे तो डेटा स्टोरेज करके हम लोग चाहेंगे तो नदी का पैटर्न क्या होगा फ्यूचर में उसको आकलन कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग चाहेंगे तो अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। आधारभूत संरचना जो भी विकास करना उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा ये सारा मैंने बताया था बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए। फिर मतलब सूखा को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, तो सूखा के लिए मैंने बताया था कि ड्रिप सिंचाई हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ये सब सारे तरीक़ों को अपना सकते हैं। इसके अलावा ऐसे फसल को हम लोग उपयोग कर सकते हैं जो कि सूखा प्रतिरोधी हो, सूखा भी उत्पादन करे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे किस्म आ रहे हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि इजराइल से उन्होंने तकनीक का हस्तांतरण किया जो कि सूखे प्रदेशों में भी कृषि करने में सक्षम है। तो इस तरह से आपको 4-5 पॉइंट्स हमें ऐड करना था। चुनौती मैंने फिर यहाँ डाल दिया था। चुनौती क्या क्या चुनौती हुई, टेक्नोलॉजी के लोग है, टेक्नोलॉजी उस तरह का भी नहीं है, लोग उस तरह से कौशल युक्त नहीं है कि टेक्नोलॉजी का यूज कर पाए। इसके अलावा जब टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ये सारा चुनौतियों में बताया था। फिलहाल से बताया था मैंने कि निश्चित रूप से चुनौतियाँ अवश्य है, पर अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का सही से यूज करें तो इसका प्रभाव इसको पूरी तरह से कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, पर प्रभाव को जरूर कम कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको लिखना था। और ये लास्ट क्वेश्चन था, नैनो टेक्नोलॉजी में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की विशाल क्षमता है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ गठन की पुष्टि है। तो ये मैंने इसको स्किप कर दिया था। तो इस तरह से मैंने 8 क्वेश्चन लिखा था। जो मैंने लिखा मैंने बता दिया, क्या क्या लिखा लगभग मैंने आपको बता दिया है। तो कुल मिला के आपको लगा होगा कि जो पेपर 2 क्वेश्चन है ये उतना आसान था नहीं, और मार्किंग का जो पैटर्न इसका रहने वाला है पिछले साल से ही रहने वाला है। इसलिए पेपर 2 की तैयारी आप अच्छे से करें जब भी जाइए तो, और स्पेशली बिहार वाला सेशन से, ठीक है। जो सेशन 2 है बिहार से ज़्यादा क्वेश्चन आने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बेहतर रहा होगा, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।